हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। अपने ओल्ड क्वेश्चंस पेपर सीरीज के अंतर्गत आज L2 वालों के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि एसएसटी वालों के लिए पेपर्स का सॉल्यूशन करवाओ। तो आज आप सबके सामने मैं एक एसएसटी के लिए सोशल स्टडीज़ का पेपर, जो कि ओल्ड रीड पेपर्स है, 2018 का पेपर था, उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ। इससे आप सभी को एक इंसाइट मिलेगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं पुट अप होते हैं। इतना बड़ा जीके का पोर्शंस है जिसके अंदर आपको क्या मटेरियल पढ़ना है, उसी के अंतर्गत मैं आपके लिए ये क्लास लेके आया हूँ, ताकि आप सबको इस चीज़ से आप अवगत हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होते हैं और शिक्षण विधियों के जो है कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को, और आप सब इनको हल करते जाना और आखिरी में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, मध्यम लेवल का पेपर था और इससे कठिन लेवल रेट के अंदर नहीं पूछा जाता है। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को प्रिपेयर रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, 91 क्वेश्चन से स्टार्ट होती है आपके एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पोर्शन। साइंस मैथ वालों का भी करवाऊंगा मैं पेपर हल, हो सके तो इस पेपर के जस्ट आगे भी करवा सकता हूँ, नहीं तो अलग क्लास डाल दूंगा उसके लिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, 91 नंबर्स क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना के अंदर उल्लिखित है कि हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखो, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, तो मुख्य न्यायाधीश के अंदर ही निहित होती है। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, बिल्कुल है। संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, ये बात नहीं है। और संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है, पर्सनली एक व्यक्ति के अंदर निहित नहीं है। संप्रभुता जो है भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर निहित है। यहाँ आपके आंसर बी ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये आपके प्रस्तावना से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना वहां से एक क्वेश्चन बनता है। ये चीजें आप नोट करते हो। आखिरी में आप सबको मैं एनालिसिस बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है अस्पृश्यता को समाप्त। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। भारत के संविधान के अंदर किस भाग के अंदर मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। भाग 5, भाग 2, भाग 4A और भाग 6। तो मूल कर्तव्यों को जो भाग में रखा गया है वो वह भाग है आपके सी ऑप्शन हो जाएगा, भाग 4A। इसके अंदर आपके मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है संविधान के भाग 4A के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अब अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 25 पढ़ा होगा आप सबने। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित होता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। बी ऑप्शन है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार, या फिर अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो इसके अंदर आपके राइट हो जाएगा। इसके अंदर 25वें संविधान के अनुच्छेद के अंदर किसी भी धर्म के पालना, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म में किसी भी धर्म की पालना वो कर सकता है। ये चीज अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निहित है। ए ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ऐसे शब्दों पे गौर किया करेंगे, है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। बहुत एक्साइटेड होके अपन क्या है कि क्वेश्चंस को गलत इसी से होता है, नहीं पे ध्यान नहीं देते। ये पूछ रहा है कि सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण
ये बिल्कुल सही है, सामाजिक न्याय से संबंधित है। विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति है तो आरक्षण, बिल्कुल आरक्षण की बात बिल्कुल की गई है इसके अंदर। फिर देखिए समान कार्य है तो समान वेतन, ये गलत है। समान कार्य समान वेतन की कोई प्रावधान नहीं है। बाल श्रम निषेध है, ये प्रावधान भी है। तो यहाँ आपके राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि संवैधानिक प्रावधान में निहित नहीं है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? लोकसभा के अंदर आवश्यक गणपूर्ति क्या होती है कार्यवाही करने के लिए, कितनी होनी चाहिए? तो इसकी गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10वां भाग होता ना 1/10वां भाग। तो देखिए ऑप्शन, कुल सदस्य का 1/4 भाग, कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग, या कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। यहाँ डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसको कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है? राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, या फिर अनुच्छेद 80? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 74। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, या फिर राज्य की विधानसभा? तो राज्य चुनाव आयुक्त को जो नियुक्त करता है कौन करता है बताइए? राज्य चुनाव आयुक्त को तो संबंधित राज्य का राज्यपाल कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं कि संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं होता है। ठीक है, वो परामर्श ले सकता है और वो दे सकता है चाहे तो नहीं भी दे सकता है, बाध्य नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन और देखिए आगे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बाध्य है ये बात करेक्ट नहीं है। फिर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। बिल्कुल संशोधन करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास सरकार के प्रस्ताव में निहित है। तो यहाँ ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो नहीं हो जाएगा, ये बाध्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? कौन कौन शामिल होता है? केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के सभी सदस्य ये भी नहीं होगा। भारत की सांसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकता है। भारत की सांसद, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कही थी केवल संसद और राज्यों की विधानसभा, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों की इसने बात नहीं की। वो भी तो अपने इंडिया का हिस्सा है, तो उनका रोल भी तो राष्ट्रपति के चुनाव में आवश्यक होता है। तो संसद, विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी। अब इंडियन ज्योग्राफी का आपके बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में आपको इतनी गहराई तक नहीं जानना है, क्योंकि इतना गहरा सवाल इंडियन ज्योग्राफी से नहीं पूछा जाता है। अब देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा है, यानी कि बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन डाल दिया है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगती सी या यांगत्जी, कौन सी होती है? यांगती सी, ये जो एशिया की सबसे लंबी नदी होती है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, फिर बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखिए 102 क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? अब देखिए, ये भी बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चंस पूछ लिया।
कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, केन्या, युगांडा या फिर रवांडा। तो किलिमंजारो जो है ये किस देश में स्थित है? ये है तंजानिया में। कहाँ स्थित है? तंजानिया। ये ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया देश में अवस्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? 43 डिग्री सेंटीग्रेड या -50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा कि समताप पर जो है औसत तापमान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। बेसाल्ट सेल उपपातालीय सेल, बाह्य आग्नेय सेल या फिर पातालीय सेल या फिर कायांतरित सेल। तो बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है? बेसाल्ट सेल आपके उदाहरण हो जाएगा बाह्य आग्नेय सेल का। किसका? बाह्य आग्नेय सेल का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है, कितने प्रतिशत होता है? एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? तो कितना होता है? 15%, 5%, 100% या 20%। तो इसका जो आपके राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा 10%। क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, 10% होता है। एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल नॉर्मल और इजी क्वेश्चंस है। अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आप नहीं पढ़ पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन फर्स्ट या फिर सेल्यूकस का? तो ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपके मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? कहने का मतलब अपने को पूछ रहा है कौन सा नवरत्न नहीं था। तो अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय के सभी नवरत्नों के बारे में पता होना जरूरी है, तभी तो अपन नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, तो एक नवरत्न नहीं था, वो कौन सा नहीं था? वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी या फिर फाहियान। तो इसका जो आपके राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन फाहियान। क्या रहेगा? फाहियान। ये इनके नवरत्नों में नहीं था। वररुचि भी था, धन्वंतरी भी था और वराहमिहिर भी था, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ फाहियान आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? अब महाराणा प्रताप का हाथी बिल्कुल इजी से क्वेश्चन डाल दिया है। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक था। लेकिन उनके हाथी का नाम पूछ रहे हैं तो राम प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, बी। ठीक है, ए ऑप्शन राम प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या फिर जमींदार परिवार में? तो सामाजिक सुधारक जो गोविंद गुरु थे, इन्हीं को गोविंद गुरु को ही गोविंद गिरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोविंद गिरी भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप, गोविंद गुरु और गोविंद गिरी सेम है, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो बंजारा परिवार के अंदर हुआ था और इन्होंने भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए बहुत कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110, चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा? चेतावनीरा चुंगटिया नामक जो सोरठा है वो किसने लिखा था? तो चेतावनीरा चुंगटिया लिखा था केसरी सिंह बारहट ने। किसने लिखा था? डी ऑप्शन केसरी सिंह बारहट हो जाएगा राइट आंसर। चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारहट ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो आंसर देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर मोहन सिंह। तो ये आंसर यहाँ होगा आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर पे चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, विराटनगर, कुशीनारा या फिर गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी आपके विराटनगर थी। ठीक है, क्या थी? विराटनगर। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने राजस्थान जीके का इस क्वेश्चन है मत्स्य जनपद। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पेगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, म्यांमार या फिर चीन। तो पेगन वंश का जो है मंदिर जो अवस्थित है वो है म्यांमार के अंदर अवस्थित है। कहाँ है? म्यांमार के अंदर अवस्थित है पेगन वंश का आनंद मंदिर। ठीक है, एक पेगन वंश का मंदिर चीन के अंदर भी है, लेकिन वो आनंद मंदिर नहीं है। ये आनंद मंदिर की बात कर रहा है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर पे, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 के अंदर। ठीक है, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किसने जीता था ये युद्ध बताइए? अर्णोराज चौहान, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान या फिर गोविंदराज चौहान। तो ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे। कौन रहे थे? पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे। 1191 के अंदर ये युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। किन किन के मध्य हुआ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा नृत्य है? राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की धरोहर सूची में 2010 के अंदर किस नृत्य को शामिल किया गया था? राजस्थान का नृत्य था गिद्दड़, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी। वैसे देखें तो इन तीनों में केवल कालबेलिया को ही अभी तक यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के अंदर कालबेलिया नृत्य, इसको 2010 के अंदर। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, याद रखना, वहीं से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड कहाँ चले गए? हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम था? संत मीराबाई। ठीक है, मीराबाई का संबंध कहाँ से था? मीराबाई का विवाह कहाँ हुआ था? ठीक है, संबंध तो था इनका नागौर से। ठीक है, लेकिन इनका विवाह जो है वो चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है, और इनके पति का नाम था, क्या था? भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह या फिर संग्राम सिंह। तो इनके पति थे भोजराज। कौन थे? भोजराज। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित हैं? बनी ठनी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। बनी ठनी किससे संबंधित है? सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती या फिर शिव पार्वती। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली का एक प्रमुख रचित ग्रंथ है जो नागरीदास से संबंधित है। या फिर नागरीदास का एक और नाम आता है सावंत सिंह। क्या नाम आता है? सावंत सिंह। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नागरीदास है तो बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। बनी ठनी संबंधित नागरीदास से है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन रीट प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। आराम से चीज़ों को देखो। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं? कौन से लोक देवता है जो चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है? पाबूजी, गोगा जी, हड़बूजी या फिर देवनारायण जी। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गोगा जी। ठीक है, ददरेवा चूरू में गोगा जी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? खेजड़ली आंदोलन हुआ था, उसके अंदर जीवन का बलिदान किसने दिया था? पद्मिनी देवी, कर्मा देवी, मीना देवी या फिर अमृता देवी। तो अमृता देवी ने दिया था। किसने दिया था बलिदान? अमृता देवी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था? आनंद मठ पुस्तक थी, उसके अंदर वंदे मातरम शब्द किसने लिखा था? वंदे मातरम क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर।
तो आनंद मठ पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी और वंदे मातरम शब्द भी इन्होंने ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रयोग किया था। ठीक है, ये ऑप्शन राइट रहेगा। पॉलिटिकल से बहुत क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है, नहीं पूछा गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। वैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 से चारों ही जुड़े हुए थे, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है बोनस दिया गया था उस टाइम पे। ठीक है, बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। मीठे पानी की मानव निर्मित झील जो सबसे बड़ी है, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर या फिर राजसमंद। तो यहाँ सबसे बड़ी झील हो जाएगी जयसमंद, जो कि मानव निर्मित झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, जयसमंद झील हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विष्णु के भक्त कहलाते थे। अब विष्णु भगवान के भक्त क्या कहलाते थे, नयनार, पाशुपत, अलवार या फिर लिंगायत। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु के जो भक्त है वो अलवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अलवार। पाशुपत जो है शिव के भक्त कहलाते थे। किसके भक्त, शिव के भक्त पाशुपत कहलाते थे। ठीक है, लेकिन अलवार जो है वो विष्णु के भक्त कहलाते थे, अलवार। यहाँ आपके आंसर बी, सी ऑप्शन बिल्कुल अलवार राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस स्रोत के अंतर्गत है, अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, ऋग्वेद या फिर सूत पिटक। तो इसका राइट आंसर होगा आपके अंगुत्तर निकाय। किसके अंदर है, अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, अंगुत्तर निकाय। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, सुवास्तु, कुब्बा, परुष्णी या फिर द्वस्द्वती। तो रावी नदी का जो है नाम था वो था परुष्णी। क्या नाम था, परुष्णी। इसका पूर्व नाम था, पुराना नाम जो था परुष्णी, प्राचीन नाम कहा जाता है इसे परुष्णी। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है सारे। और ऐसे ही क्वेश्चन, आप ये मत सोच लेना कि इजी क्वेश्चन आ रहे, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब 60 के 60 क्वेश्चन आपके टफ थोड़ी डालेंगे, उनमें से 30 क्वेश्चन तो इजी रहेंगे, 7-8 क्वेश्चन मॉडरेट, 8-10 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे, 8-10 क्वेश्चन थोड़े टिपिकल रहेंगे। ठीक है, अब सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र। तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। क्या थी, मथुरा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को आया था, यानी कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया। 1 नवंबर 1956, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 25 मार्च 1948। तो आपको सबको पता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो 1 नवंबर 1956, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा आपके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या फिर उपरोक्त सभी स्तर पर। तो देखिए सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण किया जाता है वो सिर्फ एक ही स्तर पर किया, किस स्तर पर किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर किया जाता है सामाजिक अध्ययन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था, जॉन डीवी स्मिथ, बीएस ब्लूम या आईके डेविस। तो शिक्षा में उद्देश्यों का जो वर्गीकरण वो दिया था बीएस ब्लूम द्वारा। किसने दिया था, बीएस ब्लूम ने दिए थे। ठीक है, ये आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं तो विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी पाठ्यक्रम में आएगी और बाह्य क्रिया भी आएगी। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए, लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के या फिर सरकार के।
ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो आजकल क्या है कि शिक्षा जो है बिल्कुल बाल केंद्रित है। कैसी शिक्षा है? तो बाल केंद्रित है। पढ़ाना भी बाल केंद्रित रूप में होगा, पाठ्य पुस्तक भी बाल केंद्रित रूप में होगी, कक्षा कक्ष भी बाल केंद्रित रूप में बनाए जाएंगे। प्रत्येक चीज के अंदर बालक को मेन केंद्र माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विद्यार्थी के रूप में सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है। अब वो कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, ठीक है, किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है? व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना। अब आपको कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया को बताना है, तो आप किस विधि का प्रयोग करोगे? कथन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? कथन का। ठीक है, कथन निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए शिक्षक को? ठीक है, विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या फिर विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया जाता है भ्रमण विधि में, तो उसके अंदर भ्रमण उपयोगी क्यों है? तो विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, या प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, या फिर उपरोक्त सभी। तो देख, रुचि भी उत्पन्न होती है उससे, प्रत्येक सूचना भी मिलती है और बेहतर समझ भी बनती है। तो यहाँ उपरोक्त सभी इसका आंसर राइट रहेगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो ब्लूम की पाठ्य योजना भी ऊपर ही क्वेश्चन आया था कि उद्देश्यों पर आधारित योजना ब्लूम की है, तो ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित होती है। ये ऑप्शन राइट। अब उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा था कि प्रयोजना एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है? यह कथन ब्लूम का, क्रो एंड क्रो का, जॉन डीवी का, या फिर किलपैट्रिक का? तो ये उक्त कथन जो है वो किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, एक कथन वाला क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? स्वतंत्र चिंतन, वस्तुनिष्ठ प्रकार, निबंधात्मक प्रकार, लघु उत्तरात्मक प्रकार, या फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रकार? तो स्वतंत्र चिंतन के ऊपर कौन से क्वेश्चंस बल देते हैं? स्वतंत्र चिंतन के ऊपर। तो निबंधात्मक क्वेश्चन क्या होता है? निबंधात्मक क्वेश्चन, इनके अंदर अपना स्वतंत्र चिंतन से व्यक्ति इनके आंसर दे सकता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ के अंदर तो हो ही नहीं सकता ना। वस्तुनिष्ठ के अंदर तो बिल्कुल 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन से ही अपने को, तो उसके अंदर चिंतन की आवश्यकता नहीं है ना इतनी। तो स्वतंत्र चिंतन निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा में आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल है? अब रब्बी की फसल जूट, मूंगफली, सरसों, या फिर तरबूज? इसका क्या आंसर होगा? अब आपके रब्बी की फसल कब बोई जाती है? जब गेहूं के साथ में बोई जाती है ना, गेहूं के साथ में। ठीक है, तो गेहूं के साथ में सरसों बोई जाती है। अब जूट बोया नहीं जाता, मूंगफली नहीं, तरबूज नहीं। ठीक है, तरबूज तो जायद में आ जाएगा। ठीक है, मूंगफली खरीफ में आ जाएगा, जूट भी आपके खरीफ का हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपके सरसों। क्या आंसर हो जाएगा? सरसों। ठीक है, सरसों की जो फसल है वो रब्बी फसल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धूबरी को जोड़ा जाता है? सादिया से धूबरी को किस जलमार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है? सादिया से धूबरी को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4? तो सादिया से धूबरी को जो जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14। कितनी थी? 82.14। ठीक है, 82.14 यानी 14%, 82.14%। ए ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा, पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर? कहाँ से होती है शीतकालीन वर्षा? भूमध्य सागर के चक्रवातों से होती है। ठीक है, जिसे अपन शीतकालीन वर्षा को क्या बोला जाता है? मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ। और मावठ कहाँ से? पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती हैं, स्थानीय रूप से जानी जाती हैं, तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश या फिर चो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिंधु और गंगा के मैदान में तराई प्रदेश आते हैं, आंतरिक प्रवाह से तराई प्रदेश कहा जाता है, तराई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 143, आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? आधुनिक औद्योगिकीकरण के लिए, ठीक है, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, कोयला या गैर परंपरागत? तो आधुनिक औद्योगिकीकरण कोयला को जाएगा श्रेय। किसको जाएगा? कोयला को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? रासायनिक उर्वरक उपयोग को निषिद्ध कर दिया था, किसने किया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा? तो सिक्किम राज्य ने इसके ऊपर निषेध कर दिया, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई? ब्रिटेन के सहयोग से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र या फिर विजयनगर इस्पात संयंत्र? इसका राइट होगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बेडलैंड के लिए विख्यात है? अब उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी है? राजस्थान की नदियों से क्वेश्चन है, चंबल, कृष्णा, गोदावरी या फिर तुंगभद्रा? इसका राइट रहेगा उत्खात भूमि जो है चंबल नदी। ठीक है, सर्वाधिक बीहड़, कंदराएं, ये सब कहाँ हैं? ये सब चंबल नदी से कुख्यात हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन चंबल नदी होगा, जो कि एमपी से निकल के आती है अपने यहाँ कोटा, चित्तौड़गढ़, 84 गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा में होके फिर अपने सवाई माधोपुर, अलवर उधर जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्खात भूमि भी उधर अपने कोटा से अलवर उधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याकुत जनजाति का आवास वास्य स्थान है, कहाँ पर है याकुत जनजाति का? न्यूजीलैंड, कोंगो बेसिन, अमेजन बेसिन या फिर उत्तरी साइबेरिया? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी साइबेरिया। याकुत जनजाति का आवास उत्तरी साइबेरिया में सबसे ज्यादा याकुत जनजाति पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, घग्गर का मैदान अवस्थित है, घग्गर का मैदान कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में। कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के जिलों के अंदर। ठीक है, आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। ठीक है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, प्रथम वस्त्र उद्योग द कृष्णा मिल ब्यावर, कहां पर हुआ था? ब्यावर के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन से यहाँ करेक्ट आंसर होगा ब्यावर के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 150वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? न्यूनतम, अधिक अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता आपके बाड़मेर। ठीक है, लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम हो जाएगा आपके गंगानगर, लगभग 10% दशकीय वृद्धि दर रही थी गंगानगर की। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपके एसएसटी वालों के 60 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब आप सब कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
बिल्कुल सबको कमेंट करना है, जितने क्वेश्चन सही हुए उतने ही कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। और अब आप इस पेपर को पूरे को अच्छे से देखना, इसका एनालिसिस करके पार्टीशन बना लेना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके पार्ट बना के आपको बिल्कुल लिखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने को किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। स्वयं को ही आकलन करना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं खुद करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।